हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है सभी को? यस गाइज, वैशाली, नागेश, प्रगति, Yes. झलक, अनिकेत, यस सर। जितेश, पंकज। यस। ओके गाइज, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में स्टार्ट किया था, ठीक है, कि अपेक्स प्रोग्रामिंग में हम कंट्रोल स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए सबसे पहले देखिए हम इंप्लीमेंट किया हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट, कंडीशनल स्टेटमेंट। क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इफ स्टेटमेंट, राइट। सभी ने इंप्लीमेंट किया इफ स्टेटमेंट के बारे में। यस, सभी ने इफ स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट किया। देन सेकंड फिर हमने स्टार्ट किया इफ एल्स। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया। देन इफ एल्स इफ एल्स इफ, देन नेस्टेड इफ, एंड फिफ्थ स्विच केस। करेक्ट। तो ये सभी हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हमारे मेथड में कोई भी पार्ट अगर हमें एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ या स्विच केस, राइट। सो यहां पे हमने मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक दो नंबर से और दो नंबर से हमें ये फाइंड करना है कि ग्रेटर कौन है, तो सभी ने उसका कोड इंप्लीमेंट किया। बताइए गाइज, कैसे बनाया आपने कोड? यस, बताइए। मैंने क्या कहा था, आपको मेथड क्रिएट करना है जिसमें आप दो इनपुट ले रहे हो। सो मैंने इनपुट लिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, या फिर आप क्या कर सकते हो इंटीजर num1 num2। तो ऐसे दो इंटीजर हमने ले लिया, num1 एंड num2। सो लॉजिक क्या लिखा अब आपने इसका, बताइए। क्या लॉजिक लिखा गाइस? पहले अगर मुझे ये दो नंबर्स को प्रिंट करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है। सो num1 इज इक्वल टू प्लस num1, तो एक वेरिएबल को प्रिंट किया। देन सिस्टम डॉट डिबग एंड यहां यूज करें num2 को। सो num1 को प्रिंट किया एंड num2 को प्रिंट किया। बताइए अब इसके बाद लॉजिक क्या लिखा आपने, बताइए क्या लॉजिक लिखा? हमें num1 एंड num2 दोनों को इंप्लीमेंट करना है। बताइए जल्दी गाइस, सिंपल कोड है। If larger number find करना है ना, conditional. If A is greater than B, इफ ए मतलब num1 और num2 लिया हमने, num1 ग्रेटर देन हाँ, Number num2। num2, then system dot debug print सिस्टम डॉट one डिबग num1. num1 is greater than num1 इज if large greater ग्रेटर, than ठीक है। और yes num1 को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ num1, num1. ठीक है। अब इसके Else बाद else में num2 भी दे सकते हैं। else एल्स system dot debug सिस्टम डॉट डिबग num2 is greater than Num2 is greater. num2 is greater. num2 इज ग्रेटर, ठीक है। और मैं इसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा हूँ। सो num2, सभी ने यही लॉजिक लिखा, सभी ने सेम लॉजिक लिखा है। Yes. अक्षय, अनिकेत, आसिफ, धनश्री, Yes. झलक, जितेश, नागेश, नीलेश, बताइए। पंकज, शुभम, प्रगति, वैशाली, समृद्धि, सभी ने सेम लॉजिक इंप्लीमेंट किया। Yes. ओके, देन
अब अगर मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, सपोज करिए हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए ये मेथड है मेरे पास m1, दो नंबर को एक्सेप्ट करा है, मैंने ऐड किया 100, 50, दो नंबर्स मैंने प्रोवाइड किया। अब जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, तो हमें दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो प्रिंट करना चाहिए। सो अभी देखिए num1 की वैल्यू है 100, num2 की वैल्यू 50, सो num1 इज ग्रेटर और 100 की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। Yes. सो अगेन हम यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, तो पहला 100 है, दूसरा मैंने ऐड किया 200। अब फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसको, सो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, debug only, num1 की वैल्यू 100, num2 की वैल्यू 200, सो num2 इज ग्रेटर, ठीक है। देन अब अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया num1 की वैल्यू 100 है, num2 की वैल्यू 100 है, दोनों को मैंने 100 ऐड किया, क्या आउटपुट देगा? आउटपुट क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन आएगा। मतलब वहाँ पे सर इफ में कंडीशन लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। मुझे क्या करना है, दोनों में से ग्रेटर नंबर को फाइंड करना है। बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको समझना है, मेरी रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि मैं जब भी दो नंबर्स को इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे उसमें प्रॉपर आउटपुट देना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, मुझे ये आउटपुट आना चाहिए। अब पॉसिबिलिटीज़ कितनी है ये आपको समझना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, जब भी आप कोई कोड इंप्लीमेंट करते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केसेस के साथ आपको कोड को रन करना है कि यूज़र क्या इनपुट दे सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि यूज़र क्या क्या इनपुट दे सकता है, क्योंकि यूज़र है, यूज़र अपने मन से इनपुट देगा। अब अगर ऐसा इनपुट आया तो क्या होगा, आपका कोड आपने रन किया, अब आप मुझे बताओ कि आउटपुट क्या आएगा अब इसका। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। क्यों एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा? देखिए आपने सिंपल कंडीशन ऐड किया num1 ग्रेटर देन num2। अब num1 की वैल्यू क्या है 100, num2 की वैल्यू क्या है 100। अब आप मुझे बताओ कि ये कंडीशन हमें क्या रिटर्न कर रही है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स रिटर्न कर रहा है, सिंपल, क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन 100 नहीं होता है, ये कंडीशन ने रिटर्न किया फॉल्स। और इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करती है सभी को पता है, अगर ये कंडीशन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया तो ये आंख बंद करके एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है, एल्स पार्ट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहां पर ये कुछ भी चेक नहीं कर रहा है, सिंपली क्या हुआ यहां पर, जैसे ही इफ कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया यह हमें एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन जो आउटपुट हमें मिल रहा है क्या वो हमारा आउटपुट सही है? बताइए, जो आउटपुट हमें मिल रहा है ये आउटपुट सही है क्या? नहीं, नो, क्योंकि यहां पर क्या है, ये आएगा इनकरेक्ट आउटपुट, क्योंकि हमें 100 को ये ग्रेटर बता रहा है, num2 को ग्रेटर बता रहा है, लेकिन num2 तो ग्रेटर है ही नहीं, राइट। सो हमेशा समझना है जब भी हम कोई कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यूजर क्या क्या इनपुट कर सकता है, उस हिसाब से हमें कोड करना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर मुझे दो नंबर्स में से ग्रेटर को फाइंड करना है तो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो पहला नंबर ग्रेटर हो सकता है या दूसरा नंबर ग्रेटर हो सकता है या दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, 3 पॉसिबिलिटीज थी, और आपने किसके लिए कोड लिखा, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज के लिए, कि एक तो num1 ग्रेटर होगा या num2 ग्रेटर होगा, लेकिन दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा अब आपको इस कोड में, क्या चेंजेस करना पड़ेगा, एल्स में एल्स इफ, अब num2 को भी चेक करेंगे, num2 को ग्रेटर बताने से पहले ये चेक कर लेंगे num2 ग्रेटर देन अगर num1 है तो फिर ये इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, num2 को ग्रेटर बताएगा, या फिर अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा फिर, अब हम ये कह सकते कि नहीं, ना m1 ग्रेटर है ना m2 ग्रेटर है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों क्या हुए, इक्वल। सिस्टम डॉट डिबग, और यहां पर हम कह सकते हैं num1 एंड num2 आर इक्वल। तो यहां पर हमने क्या बताया उसको कि दोनों नंबर इक्वल है। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी हम कोड करते हैं तो इनपुट क्या क्या आ सकता है, हमें इस तरीके से हमें कोड लिखना पड़ेगा। अब आप जैसा इनपुट दोगे अब ये प्रॉपर हमें आउटपुट रिटर्न करेगा, दोनों में से ग्रेटर भी बताएगा और अगर इक्वल है तो इक्वल भी बताएगा। अब क्या बताएगा ये कि दोनों नंबर्स क्या है, इक्वल है। देखिए
num1 एंड num2 आर इक्वल, करेक्ट। अब आप जैसा इनपुट दोगे अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, तो इस हिसाब से हमें कोड करना पड़ता है। क्लियर है यहां तक ये चीज? यस गाइज, यस। ओके देन अब अनदर मेथड हमने इंप्लीमेंट किया। सो पब्लिक वॉइड m2। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर को फाइंड करना है। सो हमने क्या किया, एक इनपुट चाहिए हमें, कोई भी एक नंबर इनपुट होगा, अब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये हमें बताना है। सो हमने यहां पर ऐड किया एक नंबर इंसर्ट करते, नंबर इंटीजर नम। तो मैं इसको प्रिंट भी करके बताता हूं सबसे पहले। सो सिस्टम डॉट डीबग, सो जो नंबर हमने इनपुट किया नम इज इक्वल टू प्लस नम, तो मैंने जो इनपुट किया है नंबर पहले उसको प्रिंट किया। अब बताइए क्या कंडीशन लिया आपने यहां पे, क्या कंडीशन बताया? If num is greater than num 0. num is greater than 0, 0, then then system पॉजिटिव नंबर है, सिस्टम डॉट डिबग क्या आएगा ये नंबर? पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव ठीक है। प्लस देन नंबर प्रिंट करेंगे। एल्स जीरो निगेटिव आएगा सर सिस्टम डॉट डीबग में। ओके, सिस्टम डॉट डिबग नंबर इज निगेटिव, राइट। तो सभी ने ऐसे ही कोड किया इसे, यस। नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज निगेटिव, अगर हम इनपुट दे रहे हैं सभी ने ऐसे ही कोड किया। इसमें भी आपको क्या यही पॉसिबिलिटी लगती है? नहीं सर, वो जीरो को भी चेक करेगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई जीरो नंबर आया देन, तो जैसे m2 को मैं कॉल कर रहा हूँ, अब ठीक है मैंने 100 पास किया, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। सो मैंने रन किया डिबग ऑनली, नम क्या है 100, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने फिर से इसको रन किया और यहां पर मैंने -100 ऐड किया, ठीक है। सो -100। अब सभी को पता है कि नंबर क्या है, निगेटिव है, सो मुझे ये प्रिंट करके देगा निगेटिव। देखिए, सो नंबर इज निगेटिव। लेकिन अगर मैंने यहां पर इनपुट दिया 0, अगर हमने क्या किया यहां पर नंबर इनपुट किया 0, अब क्या आउटपुट आना चाहिए हमें, पॉजिटिव या निगेटिव? 0 पे कोई साइन होता है क्या हमारे? 0 पे कोई साइन होता है क्या, पॉजिटिव या निगेटिव? नो। और यहां पर क्या करेगा, पहली कंडीशन में फॉल्स रिटर्न किया, ये डायरेक्टली एल्स पे जा रहा है। ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली एल्स पे जा रहा है और 0 को निगेटिव बता रहा है। तो यहां पर भी सेम दिक्कत है, क्योंकि कोई भी नंबर एक तो पॉजिटिव इनपुट हो सकता है या निगेटिव हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इनपुट कितने आ सकते हैं यूजर की तरफ से, तो ये हमें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो यूजर से हमारे पास इनपुट क्या आ सकता है, 0, तो यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं एल्स इफ, अगर नम ग्रेटर देन 0 नहीं है तो नम लेस देन अगर 0 है तो हम उसको कह सकते हैं कि नंबर निगेटिव है। एल्स ये क्या हो सकता है, नंबर इज 0 हो सकता है, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास। सो नंबर इज 0। तो अभी ध्यान में रहेगा आपको, जब भी आप कोड करोगे तो इसको समझ पाओगे आप कि कितनी पॉसिबिलिटीज आती है हमारी, करेक्ट। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोचोगे, अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगी। एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। आपने अभी तक सिंपल कोड किए, मैथमेटिक्स के कोड किए आपने। अगर मैंने यहां पर सिंपल सा एक लॉजिक लिखा, देखिए सभी को पता है हमने अरिथमेटिक वाले एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट किया, अभी तक अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। 2 नंबर का एडिशन मैंने करने के लिए कहा आपको, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन मैंने करने के लिए कहा। तो अगर आप क्या कर रहे हो, यहां पर 2 नंबर्स को एडिशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप डिवाइड कर रहे हो। अगर सपोज करिए मैं 2 नंबर को प्रिंट करता हूं, सिस्टम डॉट डिबग, सो num1 इज इक्वल टू, तो मैं num1 को प्रिंट कर रहा हूं, num1, देन num2 को प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट डिबग, देन num2 इज इक्वल टू प्लस num2, ठीक है। सो दोनों नंबर्स को हमने प्रिंट किया। अब जब आप इन नंबर्स को प्रिंट कर रहे हो तो हमें क्या करना है, अब इस पे अब हमें इस पे लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। दोनों नंबर्स को मुझे डिवाइड करना है, तो मैंने एक नंबर लिया इंटीजर
सी, और सी में मैं num1 को num2 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, num1 डिवाइड बाय num2, मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं एंड मैं सिंपली सिस्टम डॉट डिबग मैं सी को यहां पर प्रिंट कर रहा हूं, सो सी इज इक्वल टू प्लस सी। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, उसका रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर आप सिंपली ऐड करो num1 डिवाइड बाय num2, ये क्या हो रहा है, एज इट इज प्रिंट करेगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, एज इट इज प्रिंट करेगा जो मैंने इंप्लीमेंट किया। सिंपल लॉजिक है, जैसे हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन अभी तक अप्लाई किया, सेम ही लॉजिक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन देखिए कि यूजर इनपुट कैसे दे सकता है, हमें तो लगेगा कि नहीं हमने जो लॉजिक इंप्लीमेंट किया वो करेक्ट है। जैसे मैंने 100 ऐड किया, कॉमा दूसरा नंबर मैंने ऐड किया 2, तो मुझे प्रॉपरली रिजल्ट रिटर्न करेगा। देखिए एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, ओके, इंटीजर टाइप करेक्ट तो है, ओके, M1 मेथड है मेरी, M1, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट। अब देखिए सो दोनों नंबर्स को मैंने इनपुट किया, डिबग ऑनली, अब चेक करें प्रॉपरली आ रहा है, 100 डिवाइड बाई 2 मुझे यहां पर 50 रिटर्न कर रहा है, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो कोई अनादर नंबर भी आप ऐड करके देखो, सपोज करें कि मैं यहां पर अभी ऐड कर रहा हूं जैसे 100 डिवाइड बाय, जैसे मैं इस तरीके का नंबर ऐड कर रहा हूं, अब मैंने अपोजिट नंबर ऐड किया, अब देखिए अब क्या रिजल्ट रिटर्न करता है मुझे, सो डिबग ऑनली, अब यहां पर ये रिटर्न कर रहा है मुझे 0, ठीक है, हर जगह पर ये मुझे रिटर्न कर रहा है 0। देन अगर मैं फिर से इनपुट देता हूं यहां पे कि जो डिवाइड करने वाला नंबर है मैं 0 से डिवाइड करूं, अगर किसी नंबर को मैं 100 को डिवाइड करने गया 0 से, अब जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा अब मुझे एक्सेप्शन आ गया। अब क्या आ गया यहां पर, एक्सेप्शन। अब इसे कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि ये आ गया अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट। सो हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप कोड करते हो तो यूजर किस तरीके से इनपुट दे रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा कि अगर कोई पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर में अगर उसी नंबर से बड़ा नंबर दे रहा हूं, ठीक है, उसी नंबर से मैं यहां पर बड़ा नंबर अगर दे रहा हूं, ठीक है, तो ये मुझे 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है देखिए अभी, सो डिबग ऑनली, ये मुझे 0 रिटर्न कर रहा है कि अगर num1 जो भी मेरा छोटा नंबर है उससे अगर मैं किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूं उस नंबर को, तो मुझे ये सिंपल आउटपुट रिटर्न कर देगा 0, मतलब कोड तो एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने नंबर को 0 से डिवाइड करने के लिए ट्राई किया तो ये पॉसिबल नहीं है, 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब हमारे पास आ गया एक्सेप्शन। इसीलिए देखिए गाइस, जब भी हम कोड करते हैं हमें लगता है कि नहीं हमारा कोड प्रॉपर है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा जब भी हम टेस्ट क्लासेस लिखते हैं, क्योंकि हम आगे जाके सेल्सफोर्स में टेस्ट क्लासेस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। टेस्ट क्लासेस हम इंप्लीमेंट ही इसीलिए करते हैं ताकि हम पॉजिटिव एंड निगेटिव टेस्ट केसेस को रन करके देखें, ठीक है, कि अगर इस तरीके से किया तो क्या होगा, इस तरीके से इंप्लीमेंट किया तो क्या होगा। तो जितने भी यहां पर पॉसिबिलिटीज है वो हमें रन करके देखना पड़ेगा, तब जाके हम यहां पर ये बता सकते कि नहीं हमारा कोड प्रॉपर है, ठीक है। तो अगर यहां पर देखिए इस तरीके की मिस्टेक अगर हमने किया तो हमें एरर आ जाएगा, राइट। तो ये पता होना जरूरी है। तो जब भी हम कोड करते हैं तो यूजर कितने वेज से हमें इनपुट दे सकता है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स, साहब बताइए। और कंडीशनल स्टेटमेंट में सभी स्टूडेंट्स क्लियर है, किसी को कोई डाउट है बताइए। यस सर, क्लियर है। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो। ओके ठीक है। सो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को यहां पर इंप्लीमेंट कर लिया। अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। बस एक मिनट वेट करिए, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं। लेकिन अभी जब आप कोड कर रहे हो प्लीज प्रॉपरली उसको ध्यान देके इंप्लीमेंट करना है। और आप कर रहे हो अभी कोड, यही बहुत बड़ी बात है, बस उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि कोडिंग में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चीजें हमें समझ में आएंगी आगे जाके भी, अदरवाइज अभी अगर कंफ्यूज रहोगे तो फिर चीजें आगे जाके भी आपको दिक्कत देंगी। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में जितना हमें डिस्कस करना था हमने कुछ क्वेश्चंस भी इंप्लीमेंट किए एंड प्रैक्टिकली हमने इसको इंप्लीमेंट किया।
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए, लूपिंग स्टेटमेंट्स और इटरेशन स्टेटमेंट्स। लूपिंग और इटरेशंस। ठीक है, सो लूपिंग और इटरेशन। सो लूप्स का मीनिंग क्या है? लूप बताइए। लूप का मीनिंग क्या है? Number of process repeating again in continuous manner. रिपीटेशंस आप कह सकते हो उसको, रिपीटेशंस। Yes. एक ही चीज बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, वो लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे अगर हम कोई ऑडियो प्लेयर सुनते हैं, ऑडियो प्लेयर में अगर मुझे कोई सॉन्ग पसंद आता है तो हम उसको क्या करते हैं? लूप में ऐड कर देते हैं। तो लूप में ऐड करने से क्या होता है? वो सॉन्ग स्टार्ट होता है, फिनिश होता है, फिर से स्टार्ट होता है, तो वो बार बार क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब वो लूप में चल रहा है। तो यही चीजें होती है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको लूप में ऐड करा सकते हैं। सो अगर हम बात करें, देखिए, लूप का, तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास 3 टाइप की लूप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहला क्या है? फॉर लूप। अब ये आपको प्रॉपरली समझना है फॉर लूप के बारे में। ठीक है, सो फॉर लूप का सिंटैक्स देखिए, फॉर, देन सबसे पहले हम ऐड करते हैं इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। सेकेंड, हम ऐड करते हैं कंडीशन, एंड फिर हम ऐड करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखिए, सबसे पहले क्या ऐड किया हमने? इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्योंकि देखिए, जब भी हम लूप चला रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उसको स्टॉप करना है। क्योंकि फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? जब हमें एक्चुअल पता होता है कि स्टॉप कब करना है। देखिए, फॉर लूप कब यूज करते हैं? जब हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हमें कितने इटरेशंस चाहिए, कितने इटरेशंस हमें चाहिए, हमें ऑलरेडी पता है, तब हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट हो, कोई लॉजिक 10 बार एग्जीक्यूट हो, तो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। तो आप कंडीशन ऐसे लिखो कि वो एग्जैक्ट 10 टाइम एग्जीक्यूट हो और उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, आप जो लॉजिक आप यहां इंप्लीमेंट करने वाले हो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लॉजिक एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अब अगर मुझे कोई स्टेटमेंट एक बार प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली लिखोगे, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट मुझे मैक्सिमम टाइम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? लूप। आप लूप का ही यूज करोगे। जैसे मुझे मेरा नाम जो है, ये नाम मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है। कितनी बार? 5 टाइम्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे? लूप का यूज करोगे। ये स्टेटमेंट आप 5 बार तो डिबग सिस्टम डॉट डिबग नहीं करते बैठोगे, सिंपली लूप चला दोगे। क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें इसको काउंट चेंज करना है कि मुझे उसको 10 बार एग्जीक्यूट करना है तो भी हम उसको इजीली कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन को चेक करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, वहां से 10 बार एग्जीक्यूट हो इस तरीके की कंडीशन लिखेंगे और ये लॉजिक हमारा 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं। सो मैंने स्टार्ट किया, देखिए, फॉर, सबसे पहला क्या इंप्लीमेंट करना होता है हमें? इनिशियलाइजेशन, मतलब किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करिए ताकि स्टार्ट करना है हमें उसे। तो हम इसको स्टार्ट कर दिए। देखिए, आप 1 से स्टार्ट करो या 0 से स्टार्ट करो, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, फॉर इंटीजर, मैंने स्टार्ट किया एक वेरिएबल लिया आई, क्योंकि इनिशियलाइज करना है। मैंने इसको स्टार्ट किया 0 से। आप 1 से स्टार्ट करो या 0 से, कोई इशू नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, 10 से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। ये बस काउंटिंग के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन अब मुझे इसको कितने बार एग्जीक्यूट करना है? 5 बार अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो कैसे लिखोगे कंडीशन? आई, जब तक लेस देन, क्या लिखेंगे? 4। लेस देन 4। मुझे 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, 5 टाइम्स। सर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हाँ। 4 आएगा ना। 4 आएगा। 0 1 2 3। यस सर, 4 आएगा। देखो आप Yes, कह रहे हो sir. कि 4 आएगा, मुझे तो नहीं लगता। 3 आएगा। प्लस
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन ऐड किया, आपने जैसे बताया कि मैंने आई के स्टार्ट किया 0 से, ठीक है। मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, i लेस देन 4 i प्लस प्लस, मतलब क्या हो रहा है देखिए। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे आता है, सबसे पहले मेरा ये स्टेटमेंट चलता है, राइट। सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलेगा i इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर साइड बाय साइड इसको एग्जीक्यूट करके भी बताता हूँ आपको। सो अभी i की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या चलता है आपका, कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या है, i लेस देन इज इक्वल i लेस देन 4, आपने जैसे कंडीशन बताया i लेस देन 4, मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ i लेस देन 4। अब i की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, ठीक है, 0 वैल्यू है। अब 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एक बार प्रिंट हुआ, ठीक है। अब जैसे स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड किया, सपोज करिए सिस्टम डॉट डीबग, इसका एग्जीक्यूशन समझना है आपको, एंड मैं बस यहाँ पर अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट क्या चलता है, इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेटमेंट कंडीशन, तीसरा स्टेटमेंट इसने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद अब क्या करेगा, इसको ये इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब इंक्रीमेंट किया तो अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है, i की वैल्यू हो गई 1। अब ये स्टेटमेंट हमारा नहीं चलेगा, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक बार चलता है इनिशियलाइजेशन का, अब बाकी ये 3 में ही चलेगा। कंडीशन चेक हो गई, मतलब इंक्रीमेंट किया, फिर से अब करेगा कंडीशन चेक अगेन। अब i की वैल्यू क्या है, 1, सो 1 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू रिटर्न किया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, नाम प्रिंट किया। जैसे ये नाम प्रिंट किया, अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, तो इसको ये स्टेटमेंट चलेगा अगेन। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब गाइस ये बंद हो गया, एक मिनट, इसमें चार्जिंग नहीं है, मैं चार्जर खराब हो गया उसका, ठीक है। फॉर हमने क्या ऐड किया, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, ठीक है। सर वहाँ पे 5 ही चाहिए, क्योंकि वो i लेस देन इक्वल्स टू 4 रहेगा। अब भी ध्यान में आया सर, वो i लेस देन इक्वल्स टू 4 रहा तो 5 टाइम होगा। करेक्ट, क्योंकि देखिए कैसे प्रिंट करेगा वो। सो यहाँ पर मैंने नाम लिया, ठीक है, एंड अब जैसे सबसे पहले i की वैल्यू क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले i की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, और जब ये i की वैल्यू 0 है, सो कंडीशन ने क्या रिटर्न किया, सो 0 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, और कंडीशन क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, और यहाँ पर इसने नाम को प्रिंट किया, ठीक है। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, i की वैल्यू जैसे 1 हो गई, सो 1 लेस देन 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू, एंड ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, सो i लेस देन 4, मतलब i की वैल्यू क्या अभी 2 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, एंड नाम को प्रिंट कर देगा। उसके बाद i की वैल्यू आ गई अभी हमारे पास 3, देन सो 3 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन क्या आएगी, ट्रू इज इक्वल टू, देन अगेन नाम को प्रिंट करेगा। अब क्या आया, i की वैल्यू क्या हो गई अब हमारी 4, अब जैसे i की वैल्यू 4 हो गई, सो 4 लेस देन 4, अब कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा, 0 कंडीशन ने अब रिटर्न किया फॉल्स। और क्या होता है, जैसे ये कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे, यहां से अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मतलब जैसे ही फॉल्स रिटर्न किया आप बाहर आ गए, तो स्टेटमेंट कितनी बार चला हमारा, 4 टाइम चला, 4 टाइम्स चला, राइट। तो देखिए लेस देन का मीनिंग होता है वो एकदम उसके लेस तक चलेगा, आपने ध्यान में रखना है। अगर आपने लेस देन 10 किया तो वो कितने तक चलने वाला है, 9 तक चलने वाला है, ध्यान दीजिए। अगर आपने लेस देन 20 किया तो वो कहां तक चलेगा, 19 तक चलेगा, वो उसके एक वैल्यू लेस तक चलेगा। अगर आपने ऐसे इंप्लीमेंट किया इज इक्वल टू, तब वो 20 तक चलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्लियर हो रहा है, लेस देन और इक्वल मतलब वो एग्जैक्ट अब 20 तक चलने वाला है, राइट, एग्जैक्ट वो 20 तक चलेगा। और यहां पर भी ध्यान देना हमेशा कि अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया
और मैंने यहाँ पर अभी कंडीशन लिखा इक्वल टू 5। अब मुझे बताइए कितनी बार चलेगा? 6 टाइम चलेगा। ये कितने बार चलेगा? 6 टाइम, क्योंकि 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि इक्वल टू है। इक्वल टू तो मतलब 5 के लिए भी ट्रू रिटर्न करने वाला है। आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तब भी वो ट्रू रिटर्न करने वाला है। सो 0 के लिए भी प्रिंट करेगा और 5 के लिए भी। तो 0 to 5 कितने हो गई? ये 6 टाइम प्रिंट करेगा। क्लियर हो रहा है गाइस सभी को? यस अनिकेत, यस राजीव, यस धनश्री, झलक, जितेश, कोई ऐसा है गाइस जिसको क्लियर नहीं हो रहा है ये चीज? राइट। और एग्जीक्यूशन कैसे आता है? सबसे पहला स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अगेन इंक्रीमेंट करने के बाद अब कंडीशन, अब ये तीनों में ही वैल्यू चलेंगी, अब ये तीनों में ही एग्जीक्यूशन रहेगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, ये बार बार इनिशियलाइज नहीं करेगा। राइट। सो देखिए अब अगर हम इसे इंप्लीमेंट करें, देखिए फाइल न्यू अपेक्स क्लास, सो लूपिंग एग्जाम्पल, एंड देखिए सो पब्लिक वॉइड m1 एंड सो हमने यहां पर स्टार्ट किया फॉर, सो इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है। सो सिस्टम डॉट डीबग, और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? अपना नाम प्रिंट कर रहा हूं। और मैं आपको चाहे तो i की वैल्यू को भी प्रिंट करके बताता हूं, तो आपको पता चलेगा कि i की वैल्यू कब तक यहां पर ट्रू हो रही है और कब ये फॉल्स हो रही है। मतलब मैं i की वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा हूं। अब ये स्टेटमेंट मेरा कितने बार चल रहा है बताइए? 6 टाइम। 6 टाइम चलेगा। और जैसे ही i की वैल्यू जब तक 6 है तब तक वो एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब 5 है, जब तक i की वैल्यू क्या है? 5 है, तब तक वो एग्जीक्यूट होने वाला है। सो मुझे लास्ट में i की वैल्यू क्या मिलेगी? लास्ट एग्जीक्यूशन में, लास्ट स्टेटमेंट में 5 मिलेगा। 5 मिलेगा। राइट, क्योंकि वो 5 तक ही चलने वाला है। लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब वो 5 तक चलेगा। सो i की वैल्यू जब तक 5 है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे i की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन तो यहाँ पर फेल हो जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। देखिए सो लूपिंग एग्जाम्पल एंड कोई हमें इनपुट नहीं देना इस मेथड के अंदर, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। सो डिबग ऑनली एंड चेक करिए। सो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है। क्लियर है? यहां तक सिंपल है ये चीज। सो अब फॉर लूप हम इंप्लीमेंट कब करते हैं? जब हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हमें हमारा लूप कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है। हमें एग्जैक्ट कंडीशन पता है कि कितनी बार हमें लूप को चलाना है। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, कितनी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होने वाला है, ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। जैसे मैं कोई नंबर इनपुट कर रहा हूं, ठीक है, मैंने 100 इनपुट किया और मैं उसको 2 से डिवाइड करते हुए जा रहा हूं। ठीक है। अब ये जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक मुझे उसको डिवाइड करना है। लेकिन अब ये कब 0 होगा मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तब हम क्या करेंगे? फॉर लूप का हम यूज नहीं कर सकते, तब आता है व्हाइल। ठीक है। सो अनदर लूप टाइप क्या हमारे पास? व्हाइल लूप। देखिए सो व्हाइल का सिंटैक्स भी सिंपल है। फॉर लूप क्लियर है गाइस सभी को? यस Yes. फॉर लूप क्लियर है? ओके। सेकंड लूप है हमारे पास, देखिए व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप हम यूज कब करते हैं? देखिए व्हाइल, और यहां पर हम ऐड करते हैं कंडीशन, व्हाइल कंडीशन, एंड सिंपली यहां पर हम लिखते हैं लॉजिक। ठीक है। तो देखिए जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है जो हमने यहां पर अप्लाई किया है, जो भी लॉजिक हम इस लूप के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो एग्जीक्यूट होगा। जब तक कंडीशन ट्रू है, व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू, तो यहां पर इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है व्हाइल जब तक ये ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट होने वाला है। अब उसको भी नहीं पता कि ये कब फॉल्स होने वाला है। ठीक है। तो अब हम यूज करते हैं व्हाइल लूप का, जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हमारा डेटा मतलब हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है बेस्ड ऑन इनपुट, कि जब तक कोई डेटा आने वाला है फिर उस डेटा की वैल्यू जब तक चेंज नहीं होती तब तक हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तब हम व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे हमने फॉर लूप को यूज किया
वैसी व्हाइल को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर लूप में हमने क्या दिया कि इंक्रीमेंट दिया, ठीक है, इनिशियलाइज किया और इंक्रीमेंट, वो यहाँ पे भी कर सकते हो। सिंपल, अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक डेटा को प्रिंट करना है तो मैं व्हाइल लूप का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकता हूं। देखिए कैसे, मैंने अगर यहां पर पहले एक इंटीजर वेरिएबल लिया, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, और फिर मैं करता हूं व्हाइल, ठीक है, सो व्हाइल i लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक आप ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो मैं यहां पर ऐसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, system डॉट डिबग, एंड मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, i को ही मैं प्रिंट कर सकता हूं, ठीक है, प्लस i। तो ये क्या करेगा, मुझे i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, एंड देन मैं अगेन i को प्लस प्लस करता जाऊंगा। तो जैसे हमने फॉर लूप को इंप्लीमेंट किया वैसे ही यहां पर भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, फॉर के बाहर, व्हाइल के बाहर, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, फॉर लूप में भी वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पर इसीलिए मैंने व्हाइल के बाहर इसको इंप्लीमेंट किया, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, और इस स्टेटमेंट के नीचे मैंने i की वैल्यू को प्लस प्लस किया, तो ये हर बार इसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो ये भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना कि व्हाइल यूज कब करते हैं हम लोग, जब तक उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ट्रू रिटर्न हो रहा है तब तक वो एग्जीक्यूट होगा, और हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, तब हम व्हाइल का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई कंडीशन है और पहले ही स्टेटमेंट में अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जैसे कि i की वैल्यू है यहां पर 100, i की वैल्यू 100 आ गई, तो ये हम व्हाइल के अंदर आएंगे क्या, अब हम व्हाइल के अंदर आएंगे क्या, बताइए। कंडीशन चेक करेगा, बाकी नहीं आएगा सर, वो नहीं प्लस आएगा। प्लस एग्जीक्यूट होने नहीं वाला है क्या आएगा। व्हाइल के अंदर का जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। नो, क्योंकि पहले ही कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। मतलब व्हाइल में अगर पहली बार में ही कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो हम उस लूप के अंदर नहीं जाएंगे, तो उससे फिर क्या होता है, हमारे पास अनदर लूप आया। सो व्हाइल और डू व्हाइल, अनदर लूप है हमारे पास थर्ड टाइप का, जो है डू व्हाइल, डू व्हाइल। अब डू व्हाइल क्या करता है, देखिए व्हाइल में अगर पहले ही कंडीशन मेरी फॉल्स है तो हम लूप के अंदर ही नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरी कंडीशन चाहे फॉल्स भी क्यों ना हो, एक बार तो भी मेरा लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए, चाहे कंडीशन फॉल्स ही है लेकिन एक बार तो भी मेरा लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम डू व्हाइल का यूज करते हैं। क्योंकि डू व्हाइल कैसे वर्क करता है, देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है डू स्टेटमेंट, सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है डू स्टेटमेंट, और बाद में ये चेक करता है कंडीशन। सो व्हाइल कंडीशन, बाद में ये कंडीशन को चेक करता है। देखिए तो ये होता है डू व्हाइल स्टेटमेंट। व्हाइल में पहले कंडीशन चेक कर रहा है, बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसीलिए अगर पहले ही कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो आपका एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल में पहले ये यहां पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है डू में। सो सिस्टम डॉट डिबग, जो भी लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है वो हम डू में अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अगर चाहे कंडीशन आपकी बाद में फॉल्स भी आने वाला है तो भी ये तो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सो डू व्हाइल एंड व्हाइल में डिफरेंस क्या है, व्हाइल में अगर पहले ही बार में कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो हमारा एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन डू व्हाइल में अगर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है फिर भी हमारा एक बार तो भी लॉजिक एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि डू व्हाइल में पहले कंडीशन क्या होता है, बाद में चेक होता है, और पहले लॉजिक एग्जीक्यूट होता है। सो पहले लॉजिक एग्जीक्यूट होगा और बाद में कंडीशन चेक होगी। तो ये डिफरेंसेस आपको समझना है। व्हाइल का यहाँ पर फॉर लूप कब यूज करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हमारे पास लूप कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक एंड करना है, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। जब हमें पता नहीं होगा कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, जब तक कंडीशन ट्रू है अगर तब तक हमें एग्जीक्यूट करना है, एग्जैक्ट नहीं पता कि 5 टाइम से एग्जीक्यूट करना है या 10 टाइम से एग्जीक्यूट करना है, तब व्हाइल लूप। और अगर एटलीस्ट एक बार तो भी अगर हमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो हम डू व्हाइल का यूज करते हैं, ठीक है। तो तीनों लूप सिंपल है, और अपेक्स में हमें इन तीनों लूप की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, बहुत कम। लेकिन यूज आपको आ सकता है जब आप LWC के स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो, तब आपको इसकी जरूरत आ सकती है, क्योंकि ये कोर पार्ट है और ये कोर पार्ट आपको कहीं पर भी काम में आता है,
ठीक है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लॉजिक होगा जहां पर आपको इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये पता होना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो सेल्सफोर्स में हमारा डेवलपमेंट होता है वो डेटा पे होता है, और डेटा को ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास एडवांस फॉर लूप है, उसी के थ्रू हम ट्रैवर्स करने वाले हैं डेटा को। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए, तो हमें इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। सो क्लियर है यहां तक गाइज? वाइल, डू वाइल, फॉर। तो अगर आपको 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करवाने हैं, मुझे बताइए यहां पे मुझे आई फॉर लूप के थ्रू मुझे 1 से लेकर 20 तक मुझे नंबर प्रिंट कराने हैं फॉर लूप के थ्रू। कैसे करोगे? 1 से लेकर 10 तक मुझे 1 से लेकर 20 तक मुझे नंबर प्रिंट करवाने हैं। I equal to 0, 1 से लेकर 20 तक I equals to 1, 1, क्योंकि I is स्टार्ट कैसे करना है? 1 से। हाँ, less than or equals to 30, 20 तक चाहिए हमें, सो 20 लिखेंगे। और i प्लस प्लस, और मैं सिंपली यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ सिस्टम डॉट डीबग i इक्वल टू प्लस i। ठीक है, सिंपल है गाइज। ये लास्ट इसमें एक स्टूडेंट को इंटरव्यू क्वेश्चन आया था ये, क्योंकि उन्होंने कोडिंग टेस्ट लिया था स्टूडेंट्स का, तो उन्होंने क्या दिया था कि मुझे तीनों लूप का यूज करके 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करके बताइए। क्यों? कोडिंग टेस्ट करने के लिए, स्टूडेंट को कोडिंग नॉलेज है या नहीं। सो तीनों लूप का यूज करके पहले फॉर लूप के थ्रू मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करा के देखिए, एंड वाइल लूप का यूज करके, एंड डू वाइल का यूज करके। तो सिंपल है, आप तो कर पाएंगे गाइज? yes, ठीक है, देखिए। सो 1 से स्टार्ट हुआ एंड 20 तक गया, करेक्ट। सो 1 से लेकर 20 तक। अब ये हमने किया फॉर लूप के थ्रू। अब वाइल लूप के थ्रू बताइए। मैं अनदर मेथड बनाता हूँ यहाँ पर, पब्लिक वॉइड m2, और यहाँ पर मुझे वाइल लूप के थ्रू चाहिए 1 से लेकर 10 तक वाइल लूप। सो वाइल लूप के थ्रू 1 से लेकर 10 तक चाहिए। सो कंडीशन कैसे आती है? वाइल। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो इंटीजर i equals to 1, इज इक्वल टू 1। सो i को 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। अब कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा? I is i less than or equals to लेस देन और इक्वल टू 20, 20। 20. अगर 20 तक प्रिंट करना है सो 20, 10 तक Open प्रिंट करना bracket रहेगा तो I. 10। देन सिस्टम डॉट डीबग, और क्या कर रहे हैं हम लोग? i को प्रिंट करें। सो i इज इक्वल टू प्लस i I plus plus, एंड i प्लस प्लस। अगर ये नहीं किया आपने i प्लस प्लस, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी क्या? i की वैल्यू को आपने 1 रखा और ये कंडीशन रखा, और ये i प्लस प्लस किया ही नहीं, तो i की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं होगा। तो i की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी आपको? 1 मिलेगी। तो क्या होगा? इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप चलेगा, राइट। अब जावा में अगर आप ऐसे कोड रन करते हो तो वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, आपको काउंट दिखेगा, लेकिन सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं है। सेल्सफोर्स में क्योंकि आपका कोड क्या होता है? डीबग लॉग में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो रन टाइम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट नहीं होता रहेगा। पहले वो प्रोसेस करके बताएगा, फिर टाइम आउट का आपको एक्सेप्शन दे देगा कि ये आउटपुट हम जनरेट नहीं कर पा रहे, राइट। और जावा में क्या होता है? वो कंटिन्यू में आउटपुट देता है हमें, वहाँ से हम इनपुट भी दे सकते हैं कंसोल से। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए अगर आपका कोई लूप इनफाइनाइट चला गया तो आपका कोड क्या होगा? थोड़ी टाइम के लिए वेट करता रहेगा और बाद में टाइम आउट का आपको एरर दे देगा, ठीक है। CPU लिमिट एक्सीडेंट का एरर आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो प्रॉपरली ध्यान देना है। एंड अगेन, अगर हमें डू वाइल लूप के थ्रू अगर इंप्लीमेंट करना है, सो पब्लिक वॉइड m3। अब बताइए, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन डू स्टेटमेंट, और क्या करना हमें? सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है। एंड क्या कर रहे हैं? i को प्रिंट कर रहे हैं। सो i प्लस i की वैल्यू को प्रिंट किया। देन उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? i प्लस प्लस, क्योंकि i की वैल्यू को हमें इंक्रीज भी करना है। एंड देन while, सो i लेस देन और इज इक्वल टू 20, जैसे हमें 20 तक एग्जीक्यूट करना है वैसे।
राइट। तो इस तरीके से आप कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो गाइज। सिंपल है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले M1 को तो हमने एग्जीक्यूट किया, अब M2 को एग्जीक्यूट करते हैं। सो वाइल लूप के थ्रू हमने इसको एग्जीक्यूट किया अभी, वाइल लूप के थ्रू। डिबग ओनली एंड चेक करिए 1 से लेकर 20 तक वाइल लूप के थ्रू। देन अगेन M3 को कॉल करेंगे तो डू वाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो M3 एग्जीक्यूट हाईलाइटेड एंड अभी हमारा एग्जीक्यूट होगा डू वाइल स्टेटमेंट। इनफाइनाइट में चला गया क्या? क्या कोड लिखा है हमने? ओके एग्जीक्यूट हुआ, थोड़ा स्लो कर रहा है काम, ठीक है। सो 1 से लेकर 20 तक क्लियर है यहाँ तक गाइज। सो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल इंप्लीमेंट कर पाएंगे प्रॉपर? यस Yes. ओके सभी को क्लियर है? अनिकेत, आसिफ, धनश्री, झलक, नागेश, पंकज, जितेश, वैशाली, प्रज्वल, प्रगति, शुभम, समृद्धि, क्लियर है गाइज? ये सो नो Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक सिंपल लॉजिक है आपके लिए। मुझे क्या करना है, 1 से लेकर या फिर 0 से लेकर मुझे 100 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। 0 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। क्या लॉजिक लिखोगे? इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको भी अगर स्क्रीनशॉट चाहिए इस लॉजिक का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डू वाइल लूप का बताइए ना थोड़ा। क्या? डू वाइल लूप। डू व्हाइल लूप? यस सर। हाँ, डू व्हाइल क्या कर रहा है देखिए, सबसे पहले ये डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में कंडीशन चेक हो रही है। डिफरेंस कुछ नहीं है। व्हाइल में पहले कंडीशन चेक हो रही है, उसके बाद यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है? पहले ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, बाद में कंडीशन को चेक कर रहा है। सो अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐसा लॉजिक लिखा, सपोज करें कि मैंने यहाँ पर कोई लॉजिक लिखा, सपोज करें यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ पहले, सिस्टम डॉट डीबग, और मैंने यहाँ पर ऐड किया 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया 100 और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 0, ठीक है। यहाँ से मैं 0 कर रहा हूँ, यहाँ पर 100 कर रहा हूँ। अब जब मैंने कंडीशन दिया i की वैल्यू क्या है, i लेस देन 20, जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20 है तब तक ये लॉजिक मेरा चलने वाला है। लेकिन मैंने i की वैल्यू को दिया यहाँ पर 25, मैंने क्या दिया, i की वैल्यू को 25 दिया, तो क्या होगा? अब इसमें क्या आउटपुट आएगा? मैं M2 को कॉल कर रहा हूँ, आप बताओ क्या आउटपुट आएगा अगर मैं M2 को कॉल कर रहा हूँ तो? M2 को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? के अंदर जाएगा। आउटपुट बताइए मुझे। M2 को कॉल करो, मतलब कौन सा एग्जीक्यूट कर रहा है? नागेश, पंकज, प्रगति, शुभम। सर 0 आएगा पहले। हाँ 0 ही प्रिंट होगा। 100 की करेगा सर, वो लूप के बाहर है। सिंपल है ना गाइस, देखिए जैसे हमने कॉल किया M2 को कॉल चला जाएगा, ठीक है। तो आ गए M2 मेथड के अंदर आ गए। पहला स्टेटमेंट तो कोई नहीं है, डायरेक्टली 0 को प्रिंट करेगा, कोई इशू नहीं है। फिर एक वेरिएबल हमने बनाया, i की वैल्यू उसमें 25 असाइन हो गई। फिर व्हाइल लूप आ गया, व्हाइल लूप क्या कर रहा है? कंडीशन को चेक कर रहा है। i की वैल्यू कितनी है? 25 लेस देन और इक्वल टू 20, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर आएंगे क्या हम लोग? नहीं, तो सीधा हम आ गए लूप के बाहर, और क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या मिला हमें? 0 100, राइट। क्योंकि व्हाइल में अगर पहले ही बार में कंडीशन फॉल्स है तो हम व्हाइल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर पहले ही बार में कंडीशन फॉल्स आ रही है तो हम अंदर जाएंगे ही नहीं। देखिए अगर मैं इसको कर रहा हूँ सेव,
ठीक है, एंड मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ अभी से। सेविंग बता रहा है कितना टाइम लगेगा एक्सेक्यूट होने में। कितना टाइम लगा रहा है ये एग्जीक्यूट होने के लिए? टाइम लगा रहा था। मैं फिर से इस कोड को क्लोज करता हूँ एंड फिर से ओपन करता हूँ। सो फाइल एंड क्या नाम से मैंने बनाया? लूपिंग एग्जाम्पल के नाम से। ठीक है, सो लूपिंग एग्जाम्पल। ठीक है, सो यहाँ पर 1 की वैल्यू तो आ गई थी, फिर यहाँ पे मुझे चाहिए था 100, यहाँ पर मैंने 0 दिया था और इस पर मैंने वैल्यू दिया था 25। ठीक है, एंड सेव। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैं इसमें भी सेम चीज आपको बताता हूँ देन। ठीक है, सो यहां पर भी मैंने एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं, सिस्टम डॉट डीबग। सो डू वाइल में भी मैं स्टार्ट करता हूं इसमें, और इसमें मैंने ऐड किया पहले 0, तो ये भी एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद हमने यहां पर स्टेटमेंट को ऐड किया 25, और यहां पर भी सेम कंडीशन रखते हैं, आई की वैल्यू को हमने यहां पर इसमें प्रिंट किया, एंड यहां पर भी मैं प्रिंट करके बताता हूं आपको कंडीशन के बाद 100। देखिए, अब दोनों में आप डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है, अब दोनों में आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं। क्या डिफरेंसेस बताया मैंने व्हाइल में और डू व्हाइल में? अगर व्हाइल में पहले ही कंडीशन फॉल्स आती है तो हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे, एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल में यहां पर भी मैंने सेम कंडीशन लिखा, सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन फिर भी हम एक बार ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है, एक बार तो भी ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है हमारा, कोड ही सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं दूसरे और को ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है अब। इसका पासवर्ड ठीक है, सो दूसरे ऑर्ग में यहां पर उसी कोड को एग्जीक्यूट करके बताते हैं आपको। सो फाइल न्यू एंड देन अपेक्स क्लास, सो लूपिंग examples2 एंड इन मेथड्स को पेस्ट किया। देखिए, हमने दोनों मेथड को ऐड किया इसमें, M2 और M3 मेथड, क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर करना है, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सेव करते हैं इस कोड को। अब देखिए, सेव हो गया कोड। सो M2 एंड M3, M2 में मैंने व्हाइल को अप्लाई किया है, M3 मेथड में हमने डू व्हाइल को एग्जीक्यूट करना है। सो देखिए, then looping examples object is equal to new looping examples and object dot
m1 एंड ऑब्जेक्ट डॉट m2। तो दोनों मेथड को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, m2 एंड m3 है, सो m2 m3, ठीक है। सो दोनों मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलेंगे m2 एंड m3 में। देखो तो पहले इसमें 0 देन 100। ओके, इसमें पहला लॉजिक क्या लिखा हमने, 0 और 100, ठीक है। ये दोनों का आया 0 और 100। इफ के अंदर गया क्या, ये व्हाइल के अंदर नहीं। गया क्या, नो। पहला स्टेटमेंट आया 0 और देन 100। अब फिर क्या आया उसके बाद, देखिए फिर से 0। तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ अब हमारा ये एग्जीक्यूशन 0। लेकिन यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू को क्या प्रिंट किया, मैंने आई को असाइन किया था 25। तो ये आई की वैल्यू को प्रिंट करा, देखिए यहाँ पर पहले आई की वैल्यू को 25 प्रिंट करा और ये 100। मतलब व्हाइल में भी सेम कंडीशन अप्लाई किया, डू व्हाइल में भी सेम कंडीशन, लेकिन फिर भी डू व्हाइल ने एक बार में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि वो पहले कंडीशन चेक नहीं करता, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, बाद में कंडीशन को चेक कर रहा है। सो व्हाइल एंड डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है कि डू व्हाइल में एटलीस्ट एक बार आपका लॉजिक एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है गाइज, अभी क्लियर है आप लोग? यस। यस। सो इंप्लीमेंट कर पाएंगे अभी से? यस ओके देन अब मैंने आपको एक एग्जांपल में दे रहा था आपको। हाँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है आप बताओ लॉजिक अब। सो मुझे 1 2 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स है मुझे वो प्रिंट करना है। बताइए लॉजिक। 1 से लेकर 100 तक मुझे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। फॉर लूप यूज करेंगे पहले फॉर तो, लूप यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। स्टार्ट अगर कैसे वो है करेंगे फॉर को? 1 से 100 चाहिए ना। ओके, सो बताइए मुझे। इंटीजर आई इक्वल टू i इज इक्वल टू 0। 0 से स्टार्ट किया हमने, हमें 1 से चाहिए, 1 से चाहिए। i is equal to 1। i इज इक्वल टू 1। देन कंडीशन i is less than or आई equals लेस देन 100 लेस 100 देन 100, equals to लेस देन और Equals इक्वल टू to 100, क्योंकि 100 तक चाहिए, 100 भी आना चाहिए। देन i प्लस प्लस प्लस। प्लस, ठीक है। प्लस प्लस। अब वही लगी। यहाँ पे मुझे सिर्फ इफ इवन नंबर्स इफ चाहिए। में कंडीशन क्या करेंगे? इफ 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 आई i डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कैसे यूज किया आपने? वही क्वेश्चन है मेरा। कल कितने लोगों ने इसे अप्लाई किया? ये क्वेश्चन आप कितने सर लोगों ने मॉड कल इंप्लीमेंट किया, बताइए मुझे। मॉड करके आएगा। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन अप्लाई किया कल? क्योंकि जिन्होंने इसे इंप्लीमेंट करके देखा उनको ही पता है, बाकी लोगों को नहीं पता रहेगा ये चीज कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। यहाँ पे सर मॉड आएगा, मॉड। बाकी स्टूडेंट्स हो गया, Divide अनिकेत को by पता 2। है? और बताइए, बाकी स्टूडेंट्स ने इंप्लीमेंट किया था इवन और ऑड का क्वेश्चन? सर डिवाइड बाय 2 करके देख सकते हैं। डिवाइड बाय 2 मतलब कैसे करना पड़ेगा आप मुझे बताओ। I डिवाइड बाय 2 इक्वल्स पहले मुझे इक्वल्स टू बताइए 0। ये लॉजिक क्या है? अगर कोई भी नंबर इवन है या ऑड है ये कैसे पता चलता है हमें? कोई भी नंबर इवन है या ऑड है ये हमें कैसे पता चलता है? डिविजिबल बाय 2 हो तो इवन रहता है। हाँ, अगर कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय अगर 2 होता है तो क्या करते हैं हम उसको कंसिडर करते हैं इवन नंबर। मतलब कैसे लिखना पड़ेगा हमें? क्या लिखना पड़ेगा बताइए? इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी, नम डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉजिक बताइए, बस लॉजिक।
कोई भी नंबर अगर इवन है या ऑड है, ये हम कैसे पता करें? मतलब कैसे आपको पता चलता है कि ये नंबर इवन है या ये नंबर ऑड है? कैसे पता चलता है? रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो रिमाइंडर even. अगर 0 आता है तो हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो लिखते कैसे उसे? नम डिवाइडेड बाय, जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है, सो नम मैंने यहाँ पर ऐड किया, उसकी वैल्यू है सपोज करें 100। अब मुझे ये बताना है कि ये मेरा जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। तो क्या लिखे? नम डिवाइड बाय 2, ऐसे लिखना है। इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते इज इक्वल टू 0। हैं। 0 मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा? 100 डिवाइड बाय 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आता है क्या? इसका रिजल्ट क्या आएगा? 100 डिवाइड बाय 2 करो, क्या रिजल्ट आता है? 50। क्या आएगा? 50। देन 0 कैसे होगा? मॉड्यूल लगाना पड़ेगा वहाँ। मॉड्यूलस ऑपरेटर। देखिए इन दोनों को आपको समझना है कि मॉड्यूलस एंड डिवाइड ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हो तो वो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, और हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। और रिमाइंडर कहां से मिलेगा हमें? मॉड्यूलस ऑपरेटर से हमें रिमाइंडर मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है। हम क्या चेक करें? रिमाइंडर। ठीक है, तो कितना यहां पर रिजल्ट आया वो हमें नहीं चाहिए डिवाइड करने के बाद। हमें अगर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो हमें चाहिए। रिमाइंडर कौन देता है हमें? मॉड्यूलस ऑपरेटर। लेकिन अगर आप यहीं पर वो अप्लाई करने के लिए जाओ, अब जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनको पता चल गया होगा। सो आई मेरा नंबर है मॉड्यूलस 2, एंड अगर मैं यहां पर चेक करूं इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू क्या आती है? 0। तो अगर मैं यहां पर लिखने के लिए जाऊं तो देखिए क्या होता है। इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो क्या आ रहा है? मुझे एरर, प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या आया? कि जो आपका परसेंट सिंबल है, आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये वैलिड नहीं है अपेक्स में। अगर यही कोड अगर आप जावा में करते तो आपका प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपेक्स में ये वैलिड सिंबल नहीं है, वैलिड ऑपरेटर नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सर वो मॉड यूज करना पड़ेगा। बोलिए। अब मॉड कितने लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किया फिर इसका? कितने लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किया दिन इसका? गाइस कितने लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किया कि ये तो वैलिड सिंबल नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो हमें मिली है, तो उसको सॉल्व कैसे करें? अब किसी ने नहीं फाइंड किया इसका सॉल्यूशन? आपने तो कहा था कि सभी होमवर्क हो गया आपका। कैसे करोगे? अगर ये रिक्वायरमेंट हमें आती है इंडस्ट्री में, जब हम काम कर रहे हैं हमें ये रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर, और ये तो मैथमेटिक्स है। आप देखिए सेल्सफोर्स में सब कुछ काम किस पे आने वाला है? हमें डेटा पे, और ज्यादातर काम आता है हमें नंबर्स पे, राइट। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स तो हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। तो देखिए अपेक्स में अगर आपको मैथमेटिक्स अगर परफॉर्म करना है तो बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, आप उन फंक्शंस का यूज करते हो। मैथ फंक्शंस है, ठीक है, जितने भी अगर हमने इंप्लीमेंट किया बहुत सारे फंक्शंस है हमारे पास, तो उन फंक्शंस का आप यूज कर सकते हो। तो आप मुझे कल बताओगे कि क्या क्या फंक्शंस आपने पढ़ा। बेसिक फंक्शन है और उसमें कुछ नहीं करना, बस फंक्शन को यूज करना है एज इट इज, वो आपको रिजल्ट रिटर्न करेंगे। कर पाएंगे कल इसे सॉल्व? बताइए गाइस। यस। सिंपल है, कुछ नहीं करना। मुझे क्या करना है? ये दो नंबर्स है मेरे पास, इन दो नंबर्स को मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। सो मैथ डॉट मॉड, ठीक है, मॉड करके आपको एक फंक्शन मिलेगा, उसमें आप ये दोनों वैल्यू को पुट करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए तो सिंपल, अगर आप जाते हो यहाँ पे एंड अगर आप प्रिंट करो सो सिस्टम डॉट डिबग, और मैं यहां पर ऐड करता हूं सो मैथ डॉट मॉड, और यहां पर मैंने वैल्यू दिया 100, 2। अब देखिए अब मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा।
मैं ये एक रिजल्ट ऐड कर रहा हूं और अनदर सिस्टम डॉट डीबग, और ये तो डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूं, ऐसे में लिख सकता हूं, ठीक है। दोनों, अब दोनों आपको क्या रिजल्ट रिटर्न करेंगे, सो एग्जीक्यूट एंड देखिए डीबग ऑनली, चेक करिए। तो इसने क्या रिटर्न किया, मुझे 0 रिमाइंडर रिटर्न किया, क्योंकि वो मॉड्यूलस ऑपरेटर की जगह मैंने क्या किया, मैथ फंक्शन का यूज किया, और ये मुझे रिटर्न करा है 50, राइट। सिंपल है। अब कर पाएंगे इसमें, क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल है। सो मैथ डॉट मॉड, किसको डिवाइड करना है, आई को, किससे डिवाइड करना है, 2 से, और अगर इसका रिजल्ट हमारे पास आता है 0, तो फिर हम यहां पर समझ सकते हैं कि ये क्या है, हमारा जो डेटा है वो इवन है, राइट। इंप्लीमेंट कर पाएंगे अभी आप, इसमें ज्यादा Yes, sir. ऐड किया क्या हमने, एरर किसके लिए दे रहा है ये, कि फॉर ओके मेथड तो बना ही नहीं हमने। सो ये कोड क्या कर रहे हैं, सो पब्लिक वॉइड m1, ठीक है। एंड देखिए तो यहां पर जैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ये प्रॉपरली हमें डेटा यहां पर रिटर्न हो जाएगा। अब जो नंबर इसको हमें ट्रू रिटर्न करेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, देखिए उसको हम प्रिंट कर देंगे। सो सिस्टम डॉट डीबग एंड आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सो इवन नंबर इज इक्वल टू प्लस आई, तो जितने नंबर्स ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा सिर्फ उतने ही नंबर्स को हम यहां पर प्रिंट कर रहे हैं। और अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं अब, सो लूपिंग एग्जाम्पल m1 नाम से हमने बनाया मेथड। सो m1 देखिए, तो ऐसे गाइज आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन जो आपको टास्क नहीं मिला है तो आपको उसको ढूंढना है। मैं आपको वही टास्क दे रहा हूं जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ऐसी टास्क मैं आपको जानबूझ के दे रहा हूं ताकि आपको वो आदत लगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, देखिए आ रहे सभी इवन नंबर्स, यस। अब ऑड नंबर प्रिंट करना हो तो कर पाएंगे, Yes. वो भी इजी है, राइट। तो ऐसे इंप्लीमेंट करेगा गाइस। एक बार अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इजीली इंप्लीमेंट करोगे। ओके, अब मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूं कि यूजर से मैं कोई इनपुट दूं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, देखिए अब आप मुझे बताओ, मैं चाहता हूं कि यहां से कोई नंबर इनपुट हो, इंटीजर नम। मैं स्टूडेंट के लिए एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं कि बस स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो मुझे बस ये बताएंगे कि मुझे किसी नंबर का टेबल जनरेट करना है। उसने 2 बताया तो मुझे 2 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। उसने बताया यहाँ पे 10 तो 10 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। उसने बताया यहाँ पर 15 तो 15 का टेबल वहां पर जनरेट होना चाहिए। कैसे करोगे, किसी नंबर का टेबल मुझे यहां पर प्रिंट कराना है, कैसे होगा, बताइए। जो नंबर में इनपुट कर रहा हूं मुझे उसका टेबल प्रिंट करना है। सर इंक्रीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा वो टेबल को, जैसे कैसे 2 करेंगे बताओ, इंक्रीमेंट होगा 1। फॉर क्या होता है कि कोई भी नंबर का अगर मुझे टेबल जनरेट करना है तो क्या होगा, उस नंबर को 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करते हुए चलो तो आपका नंबर जनरेट हो जाएगा, यस और नो। पहले 2 इंटू 1 ऐसे ही जनरेट होता है ना आपका टेबल। कैसे जनरेट होता है, इतना सिंपल तो है ये कि अगर मेरे इनपुट दिया 2 सो 2 इंटू 1, ठीक है, तो यहां पर इंटू 1 इज इक्वल टू 2, देन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे हम यहां पर इंप्लीमेंट करते ना टेबल, अगर मुझे जनरेट करना है तो क्या करेंगे, सेम नंबर को ऐसे Yes. 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो हमें टेबल मिल जाएगा उस डिजिट का, यस और नो। यस सर, वो वैल्यू जो लेना पड़ेगा वो इंटीजर i = 0 है। हाँ, इसको नहीं जीरो यूजर से नहीं से स्टार्ट लेना करेंगे, चाहिए। उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 से।
सो इंटीजर i इज इक्वल टू Yeah, 1 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक लेके चलना है इसको, 10 Yes, तक। sir. सो 10 तक लेके गए, i प्लस प्लस, तो अब जो नंबर इनपुट हो रहा है यूजर से, बस इसको इस i से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, देखिए सिस्टम डॉट डिबग, और मुझे डायरेक्टली प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर मुझे मिल रहा है नम इनटू आई, देखिए अब मुझे वो टेबल I. मिल जाएगा, नम इनटू आई करेंगे। अब मैंने 15 ऐड किया तो मुझे 15 का टेबल यहां पर मिल जाएगा, देखिए तो ये हो गया 15 का टेबल। अगर मुझे कोई दूसरा टेबल जनरेट करवाना है इससे, सो मुझे इससे जनरेट करवाना है 2 का टेबल, तो ये 2 का टेबल मुझे बताएगा। अब एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, डिबग ऑनली, देखिए 2 का टेबल जनरेट किया। अब मुझे जो भी नंबर चाहिए उस नंबर का टेबल ये हमें जनरेट करके दे देगा। सिंपल है गाइस, तो थोड़ा सा लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और इजीली सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं, बस ये आई को कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक गाइस? कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स, क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस, ठीक है। सो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए प्रॉपर, और ये बहुत काम की चीजें हैं, आगे जाके जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सेल्सफोर्स में जितना भी इंप्लीमेंटेशन हमें आता है वो मैक्सिमम डेटा पे होता है, कैलकुलेशंस होते हैं हमारे पास, और बेसिक, बहुत हाई लेवल पे नहीं होता, बहुत बेसिक। और ये ऐसी चीजें हैं, बस डेटा एक्सेस करना है, उसको कैलकुलेट करना है, शो करना है, राइट। और ये बहुत सिंपल है, सेल्सफोर्स में डेवलप करना बहुत सिंपल है, ज्यादा लॉजिक नहीं होता। लेकिन जब आप सोचो कि यही सारी चीजें अगर मुझे स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता, जैसे जावा का एप्लीकेशन आप बना रहे हो, उस पर सब कुछ हमें स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो रेडीमेड हमारे पास डेटा होता है, बस उस डेटा को ट्रावर्स करके हमें प्रिंट करना पड़ता है। लेकिन जावा में कितना सारा लॉजिक लिखना होता होगा, और ये सेल्सफोर्स तो बहुत सिंपल है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहां तक? यस गाइज। सो अभी तक हमने अपेक्स में क्या क्या चीजें डिस्कस किया? यस, क्या क्या चीजें डिस्कस किया हमने अभी तक? सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या है। फिर उसके बाद हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया कि क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। क्लास के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज और डेटा मेंबर्स, तो उसमें हमने कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया, वेरिएबल के बारे में, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। फिर हम उसके बाद आए मेथड्स की ओर। मेथड्स क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मेथड को कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने समझा कि वहां पर रिटर्न टाइप क्या होता है एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स मेथड के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर मेथड के अंदर आ गए, मेथड के अंदर हम फ्लो चेंज कर सकते हैं कोड का, जिसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं या लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर कोई लॉजिक हमें कंडीशनली एग्जीक्यूट करवाना है तो कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर कोई लॉजिक हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने इफ, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच के बारे में डिस्कस किया। लूपिंग में हमने डिस्कस किया फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस गाइज? Yes, sir. ओके देन, तो कल हम इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए थोड़ा एडवांस टॉपिक, जो हमारे प्रॉपर्टीज है। अभी तक हमने कौन सी प्रॉपर्टीज बनाई, नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप की प्रॉपर्टीज। अब हमें कल इंप्लीमेंट करना है जिसमें हम ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा स्टोर कर पाए, जिसमें हम कलेक्शन टाइप का डेटा स्टोर कर पाए। जैसे अगर मेरे पास एक ही नंबर है, मतलब एक स्टूडेंट है, तो मैं वो डेटा स्टोर कर पा रहा हूं एक वेरिएबल करके, तो मैंने नेम करके एक वेरिएबल लिया एंड इज इक्वल टू अनिकेत। ऐसे अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट रहे तो कैसे स्टोर करोगे वो डेटा? 10 स्टूडेंट के नाम अगर मुझे स्टोर करना है तो क्या 10 वेरिएबल बनाओगे? तब हमारे पास आता है देखिए कलेक्शन पार्ट। तो कलेक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे कल, मतलब एडवांस टॉपिक्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो वो आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। ठीक है गाइज? धनश्री, जितेश, अनिकेत, आसिफ, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, समृद्धि, मैंने सभी सेशंस देखिए अपलोड कर दिया है, मैंने बैच आपको शेयर किया ग्रुप में। ठीक है? Yes. तो जिनको भी उस बैच का एक्सेस चाहिए उसको ऐड टू कार्ट करिए, पेमेंट की पेज पे जाके कैंसिल करेंगे। ठीक है? सभी को पता है प्रोसेस।
राइट। और जैसे कैंसिल करोगे मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा, मैं उसको अलाउ करूंगा। तो अभी 10 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट कर लो। तो मैं 10 मिनट में सिस्टम में लॉग इन करके जितने स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट मिलेगी मैं सभी को एक साथ एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। मैंने किया है रिक्वेस्ट। ओके, आपने क्या है वैशाली, वैसे सभी फिनिश कर लीजिए प्रोसेस, मैं तुरंत आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है गाइज। और कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये डेवलपमेंट के, तो ज्वाइन करना है। कलेक्शन पार्ट स्टार्ट करें तो कितनी मेथड्स होती है, कितने टाइप के कलेक्शंस है, सभी डिस्कशन होगा। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपेक्स प्रोग्रामिंग के तो सभी सेशन जो डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी आप सेशन मिस ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक टॉपिक क्या है दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है। और अगर आपने एक सेशन मिस किया तो आगे का सेशन फिर आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सेशन को मिस मत करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डेड सेशन अगर नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, तो फिर हम उसमें आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। सेशन रिकॉर्ड होता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड सेशन से देखो, लेकिन अगर कभी कभार की सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ और जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया क्लास, तो मैं उनका टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे उनको पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपका लॉस हो जाएगा जो स्टूडेंट अपसेट रहेंगे। इसीलिए डेली सेशन को ज्वाइन करना चाहिए। ओके गाइस, देन सो प्रैक्टिस करिए सभी कोड का, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है तो बताइए। एंड कल इसे इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट। और कल हम स्टार्ट करेंगे गाइस कलेक्शन पार्ट को, ठीक है। यस। ओके गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू।